तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और अब तक इसमें प्रेसिडेंट पर, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पर हम लोग करीब 10 से 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसकी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। लेकिन खैर ये टॉपिक एकदम से नया है, राष्ट्रपति के सज़ा माफ़ी के अधिकार। राष्ट्रपति के सज़ा माफ़ी के अधिकार। अब देखो बोलने का तरीका क्या है, राष्ट्रपति के सज़ा माफ़ी के अधिकार। ऐसे लग रहा है जैसे कि राष्ट्रपति को किसी सज़ा की माफ़ी दी जा रही हो ना, ऐसा नहीं है। जब कोर्ट किसी मुजरिम को सज़ा सुना देता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। ये पावर गवर्नर के पास भी है। लेकिन राष्ट्रपति की सज़ा माफ़ी के अधिकार और गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सज़ा माफ़ी के अधिकार में अंतर है। अंतर क्या है? एक तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति जो है पूरे देश में किसी भी कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सज़ा, यहाँ तक कि जो आर्मी कोर्ट है, सैनिक कोर्ट हैं, उनके द्वारा सुनाई गई सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि एक तो वो आर्मी कोर्ट ने अगर किसी को सज़ा सुनाई है तो उसको माफ़ नहीं कर सकता, और दूसरा वो केवल अपने राज्य के भीतर या अपने राज्य के उच्च न्यायालय ने या निचले न्यायालय ने जो भी सज़ा सुनाई है किसी को, केवल उसी में अपना फैसला ले सकता है। एक चीज़ और है, दोनों के अधिकारों में या दोनों की शक्तियों में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति जो फांसी की सज़ा, वैसे इसको मृत्युदंड कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मृत्युदंड देने का जो तरीका है वो फांसी है। कई देशों में गोली मारने का है, और एक देश तो ऐसा है वहाँ पर, है ना, ऐसे कर देते हैं ना। तो कई देशों में गोली मारते हैं, कई देशों में जहर का इंजेक्शन दे करके प्राणदंड देते हैं, मृत्युदंड देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो तरीका है वो फांसी देने का, फांसी दे करके मारते हैं। तो अक्सर हम लोग फांसी की सज़ा या मृत्युदंड वगैरह कह देते हैं। तो अगर किसी को डेथ पनिशमेंट दिया गया या मृत्युदंड दिया गया तो राष्ट्रपति से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं है। वो फांसी की सज़ा को सस्पेंड कर सकता है लेकिन फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से हम लोग अब देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार हैं कि वो किसी कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सज़ा को किस तरह से माफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के केस में ये आर्टिकल 72 में है, अनुच्छेद 72 में है। इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति को प्राप्त वो अधिकार जो किसी मुजरिम को सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आर्टिकल कौन से में? 72 में। सिंपल एक सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। खैर आईएएस में इतना फ्लैट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, नहीं तो फिर उसको आईएएस का एग्ज़ाम ही कौन कहेगा, डरेगा कौन, है ना। ऐसे अगर एग्ज़ाम आप लोग सरल बना दोगे तो वो सभी के लिए होगा, कठिन बना दोगे तो वो भी सभी के लिए होगा। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हों जो कि हमें पता चल जाएगा हाँ हमने पढ़े थे, अच्छा ये वहाँ से पूछा गया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुम आंसर बता दो, बहुत आसान सवाल पूछ लो, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो मैं यूपीएससी से कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लो कि लगे कि हाँ यार हमने ये पढ़े थे। ये ना हो कि यार ये भी कोई सवाल होता है ना। वो बस्सी मुझे याद आ रहा है, बस्सी, खैर वो तो स्टैंड अप कॉमेडी की है, मैंने भी देखी उन्होंने आईएएस एस्पिरेंट्स पे लेकर के, लेकिन हाँ यार ये भी कोई सवाल होता है। अच्छा ये तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऑप्शन क्या समझ में आएंगे। तो इस तरह का पेपर ना बनाओ भाई। बहुत से लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, भले ही नंबर लाए, लेकिन उनका हौसला बना रहे कि हाँ यार हम 100 में से 60 कर आए, है ना। खैर जो भी है, तो चलें भी। अब आप लोग डरे नहीं, पेपर कठिन आ रहा तो सभी के लिए आ रहा। अगर आजकल पेपर बहुत कठिन आ रहा है, तो अगर कठिन आ रहा है तो आप लोग आराम से 100 में से 40 सही कराइए, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आपका प्री पास हो जाएगा। और आपने देखा होगा मेंस में भी टॉपर 54% में टॉपर, और अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं मेंस में तो आप आईएएस बन जाते हैं, है ना। तो आईएएस में जो लास्ट रैंक में हो वो और जो टॉपर हो वो, सभी के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें एक समान होती है। ठीक है ना, समझ गए आप। पीसीएस वालों को तो फ़ायदा होता है कि पीसीएस का टॉपर है उस बैच का, तो अब पीसीएस से जब आईएएस में प्रमोशन आएगा उसका, तो जो टॉपर है पहले उसका नंबर आएगा, बाकी वहाँ सब समान है। ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन टॉप करने की सोचोगे तभी कहीं निचली रैंक में आओगे। नंबर 1 आर्टिकल 72 की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर राष्ट्रपति को जो पावर प्राप्त हैं, सज़ा पावर हासिल हैं सज़ा माफ़ करने की, उसमें एक है क्षमा, पार्डन। क्षमा यानी कि पार्डन। इसको मैं बोलता हूँ कोरा कागज़। एक फिल्म का गाना सुना आपने, तो उस कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पर तेरा। कौन सी फिल्म का गाना है ये, है ना, किशोर साहब ने गाया। ये पिक्चर का नाम याद नहीं है, किसी को याद है? कोरा कागज़ था ये मन मेरा, किस फिल्म का गाना है? हाँ अरे मुझे भी याद नहीं है, पता नहीं कटी पतंगे आराधना है कौन सी है, आपको पता है क्या? हाँ मुझे भी याद नहीं। ओके, तो कोरा कागज़ था ये मन मेरा, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक कागज़ जिस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप कागज़ पे एक बार कुछ लिख दो, फिर उसको साफ़ करो तो कुछ धब्बा रह जाएगा ना,
धब्बा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। लेकिन कोरा कागज़ कोरा कागज़ है। राष्ट्रपति अगर किसी की सज़ा को माफ़ कर दें तो वो कोरा कागज़ हो गया, उसने कुछ भी किया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने सज़ा माफ़ कर दी है तो ठीक है साहब, वो बाहर और बिल्कुल कोरा कागज़। जैसे और दूसरे नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वैसे ही उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सज़ा माफ़ी का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से अब बेदाग छूट गया है। ओके, दूसरा आता है लघुकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशन। लघुकरण, लघु माने छोटा है ना, कम्यूटेशन यानी कि कम करना। कोई बड़ा साइज था उस साइज़ को कम कर देना, घटा देना। तो मैंने इसमें लिखा है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे फांसी को कठोर कारावास में बदलना। कारावास माने जेल की सज़ा। जेल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में जेल को क्या कहते हैं? कारागार। हाँ शाबाश, हिंदी में जेल को कहते हैं कारागार। अब जेल किस भाषा का शब्द होगा? वैसे तो जेल को प्रिजन भी कहते हैं, है ना। सोचो ना, जेल किस भाषा का शब्द होगा, पता करना। ओके, हिंदी में जेल को शुद्ध हिंदी में कहते हैं कारावास और कारागार, सॉरी। और अगर आपको जेल की या कारागार की सज़ा दे दी तो वो क्या हो गया आपका? कारावास। कारावास का संधि विच्छेद करो तो कारागार प्लस आवास, यानी कि अब आपने कहाँ रहना है? कारागार में रहना। ओके, अब एक हो गया, देखो उसने यहाँ पे लिखा है कई तरह के कारावास होते हैं बेटा, इधर सुन रहे हो। एक होता है साधारण कारावास, साधारण कारावास, आप लोग अखबार पढ़ा करें तो उसमें देखेंगे आप। दूसरा कठोर कारावास, एक और होता है सश्रम कारावास, सश्रम कारावास। अनिश भाई एक और होता है तन्हाई, ये क्या होता है? हैं? कोठरी, काल कोठरी, हाँ उसे काल कोठरी भी कहते हैं। तन्हाई क्या होता है? तन्हाई भाई, अगर तुमको यहाँ छोड़ दिया जाए, किसी ने भी नहीं मिलना, बस बाहर से खिड़की में खाना देने वाला आया, वो खाना खा तुम चले गए, पड़े रहो इसी में अंधेरे में, बिल्कुल बंद काली कोठरी, किसी से भी नहीं मिलना, आपने निकलना ही नहीं है कहीं, वहीं पर आपका वॉशरूम वगैरह सब कुछ होगा। हाँ बहुत बुरी सज़ा है वो। आदमी, अच्छा खासा आदमी पागल हो जाएगा अकेले में, है ना। वो सोचो आजकल मोबाइल की लत कितनी पड़ी हुई है, आदमी तन्हाई में भी काट लेगा, बशर्ते मोबाइल हो उसके पास, है ना। काट लेगा ना तन्हाई, बड़ी अच्छी काटेगा, तन्हाई में बड़ी अच्छी काटेगा। देखो क्लास चल रही है, उनका मोबाइल खड़ाखट 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 खड़ाखट, नाम नहीं ले रहा है, चल रहा है ना। ठीक है, और उनके मैसेज आ रहे होंगे, यार क्लास शुरू हो गई नहीं हो गई वगैरह वगैरह। आ जाए, चलो जो भी है, खैर छोड़ो उसको यार। कहाँ थे? हाँ यहाँ थे हम लोग। साधारण कारावास का मतलब ये है कि आपको जेल की सज़ा दी गई है, आपने वहाँ पर काम नहीं करना है, आप जेल में बंद रहेंगे लेकिन आपको वहाँ पर श्रम नहीं करना। हाँ कैदियों से काम कराया जाता है ना। चलो भाई खान में ले जाओ इनको, खान में लगाओ, पत्थर तोड़वाओ वगैरह वगैरह, है ना। फिर एक होता है कठोर कारावास, एक होता है सश्रम कारावास। सश्रम कारावास में आपने काम भी करना, जेल की सज़ा के साथ वहाँ पर आपने काम भी करना। एक कठोर कारावास है, इसके अलग अलग पैमाने हैं, उसकी बात मैं आपको नहीं कर रहा। फिलहाल आप समझ गए ना कारावास। तो ये साधारण है तो साधारण ही है। फिर उससे तगड़ी सज़ा है सश्रम कारावास, और उससे तगड़ी सज़ा है कठोर कारावास। इसी में आती है तन्हाई, अलग अंधेरी बैरक में डाल दो, किसी से मिलने ही मत दो इसको, ठीक है। अब ये बातें मैंने यहाँ क्यों कही? अब सबसे बड़ी सज़ा हमारे क्या है भारत में? मृत्युदंड, है ना। सबसे बड़ी सज़ा जो है वो मृत्युदंड है। मृत्युदंड के बाद क्या आ जाती है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में भी कठोर कारावास, साधारण कारावास, सश्रम कारावास, ओके। उसके बाद 20 साल की सज़ा, 15 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा। अब कम्यूटेशन या लघुकरण में होता यह है कि राष्ट्रपति अगर ये कहें कि भाई इसकी फांसी की सज़ा को आप कठोर कारावास में बदल दो, फांसी से हल्की क्या हो गई? कठोर कारावास। या फांसी की सज़ा को आप उम्र कैद में बदल दो, ठीक है ना, उससे छोटी सज़ा हो गई ना। या आपको मान लीजिए उम्र कैद दी गई है ना, लाइफ टाइम आप जेल में रहेंगे, उसकी जगह राष्ट्रपति ने कह दिया चलिए इन्हें 20 साल की सज़ा दी जाएगी। आप कुछ कह रहे हैं, उम्र कैद अब उम्र कैद ही है ना। पहले क्या होता था बेटा? उम्र कैद में पहले क्या होता था, आदमी आमतौर पर 14-15 साल के बाद बाहर आ जाता था। सरकारें छोड़ देती थी कि चलो 14-15 साल की या 20 साल की सज़ा हो गई, बहुत हो गई, अब इसको छोड़ दो, छोड़ देती थी सरकारें। लेकिन अब बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जब देखा गया कि ये जो पावर है इसका मिसयूज़ होने लगा बाद में। अब जिस तरह से भी होता आप लोग जानते ही हो, अनजान थोड़ी हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लाइन का आदेश दिया था कि उम्र कैद का मतलब है आखिरी सांस तक जेल में रहना, समझ गए। तो अब आपको उम्र कैद दी गई है तो उसे घटा करके 20 साल कर दिया गया, या 20 साल को 15, 15 को 10, 10 को 5, या आपको मान लीजिए 2 दिन की सज़ा दी गई है तो वो सज़ा 1 दिन की कर दी गई। वैसे 2 दिन की सज़ा तो काट ही लेगा आदमी, कहेगा यार जब तक प्रेसिडेंट के बाद फाइल जाएगी, है ना, मन लग जाएगा, अगले दिन मन लग जाएगा, ऐसा लगेगा 48 घंटे तो काटने, है ना। जैसे हम लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है ना,
तो बड़ा डर लगता है इलेक्शन ड्यूटी से। इलेक्शन ड्यूटी से जो डर लगता है ये कि ना खाने का पता, ना पीने का, ना सोने का। पीना मतलब चाय पीना, ठीक है ना, आपको पता है मैं कितनी चाय पीता हूँ। और सबसे बड़ी जो दुर्गति जैसा एहसास होता है जब अगर चुनाव आयोग तक ये वीडियो पहुँच जाए, तो आप लोग प्लीज़ इस पर संज्ञान लेना कि शाम को जब हम लोग अपने सामान जमा करते हैं, यानी कि जो भी हमें मटेरियल मिलता है वोटिंग के लिए, उसमें बड़ी हमें अपनी दुर्गति महसूस होती है। हमें नहीं, सभी को, ठीक है ना, क्या अधिकारी हो क्या कर्मचारी। तो हम लोग वो 2 दिन की जो ड्यूटी है वो ये मान के पूरा करते हैं कि चलो यार 2 दिन की क्या कठोर कारावास हमको मिल गया। लेकिन भैया लोकतंत्र है, सभी को ये काम करना है। सरकार अपने कर्मचारियों पे तो भरोसा करेगी, किसी और को थोड़ा करेगी। आम आदमी की ड्यूटी नहीं लगती ना। अच्छा, आम आदमी की ड्यूटी क्यों नहीं लगती तो उसमें, हाँ भाई किसी को उठा के बुला लो। जैसे मान लो कहीं सेवा चल रही है ना, श्रमदान हो रहा, तो चलो भाई जो भी आ जाओ, सारे श्रमदान कर दो। चुनाव में आम आदमी की ड्यूटी क्यों नहीं लगती? ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी ईमानदार होते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनकी ड्यूटी इसलिए नहीं लग रही है कि वो ईमानदार होते हैं। सरकारी कर्मचारी कर्मठ भी होते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी ऐसा नहीं लग रही है कि वो कर्मठ होते हैं साहब, दूसरे लोग कर्मठ नहीं होंगे या दूसरे लोग ईमानदार नहीं होंगे ना। वो बंधे हुए हैं सरकार से अपनी नौकरी के लिए, समझ रहे ना, बंधे हुए हैं। अगर ये काम आपको करना पड़ेगा और ईमानदारी से मेहनत से करना पड़ेगा, नहीं तो भैया जाओ, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और कोई चाहेगा कि उसकी नौकरी चली जाए? कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। चलिए खैर, तो बेटे इसको कहते हैं चंदा, समझ गए आप, कम्यूटेशन या लघुकरण, सजा को घटा करके कम करना। सिंपल सी बात है, सजा को एक बड़े दंड से छोटे दंड का आदेश दे देना, ठीक है, इसे हम कहते हैं लघुकरण। उसके बाद आता है आपका नंबर 1 क्षमा हो गया, नंबर 2 लघुकरण हो गया, और नंबर 3 हो गया परिहार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा रेमिशन। परिहार माने रेमिशन। इसका मतलब है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि में, ड्यूरेशन में कमी। अब सजा की प्रकृति क्या हो गई? सजा की प्रकृति मैं आपको बताऊं, कारावास दिया गया। अब आपको कारावास कठोर कारावास दिया गया है कि साधारण कारावास दिया गया या सश्रम कारावास दिया गया, इसे हम कहेंगे सजा का नेचर, ठीक है ना। आपको कठोर कारावास है, साधारण कारावास है या सश्रम कारावास है, ये सजा की प्रकृति हुई। और अवधि क्या हुई? 20 साल, 10 साल, 6 साल, है ना, या उम्र कैद, समझ गए आप। तो अगर आपको मान लीजिए उम्र कैद दी गई है, उम्र कैद दी गई है और कठोर कारावास के साथ दी गई है, तो मिलेगा तो आपको कठोर कारावास ही, लेकिन उम्र कैद की जगह आपको 20 साल की या 10 साल की सजा दी गई। या आपको 20 साल का कठोर कारावास दिया गया तो चलो 10 साल का कठोर कारावास दे दिया। आपको 20 साल का सश्रम कारावास दिया गया, यानी कि मेहनत भी करोगे वहाँ पर, काम भी करोगे, तो उसकी जगह 10 साल की सजा दे दी, लेकिन वो सश्रम कारावास में ही रहेगी। ये कहते हैं हम सजा का नेचर नहीं बदलेगा। सजा का नेचर बदले बिना आप उसकी अवधि कम कर देंगे तो वो क्या हो गया आपका? परिहार या रेमिशन, ठीक है। उसके बाद समझ गए बेटा, क्षमा, ठीक है। आगे चलें, फिर आता विराम या रेस्पाइट। विराम का मतलब ही क्या? विराम चिन्ह यानी फुल स्टॉप लगा देना, लेकिन फुल स्टॉप का मतलब ये नहीं कि चलो भी जेल से बाहर निकाल दो, इसका मतलब कुछ और है। विराम या रेस्पाइट, इसका मतलब है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पनिशमेंट का प्रोसेस एंड करना या कम सख्त पनिशमेंट देना। मैंने आगे लिखा जैसे गर्भवती। अब इसको आप समझेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, विराम या रेस्पाइट की। विराम या रेस्पाइट, जब राष्ट्रपति सजा माफ़ी के लिए विराम या रेस्पाइट का आदेश देता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सीधे सीधे समझो कि एक जैसे मान लीजिए कोई 30 या 32 साल का व्यक्ति है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सुनते रहें ध्यान से, 30 या 32 साल का व्यक्ति है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसने बिना किसी प्लानिंग के अचानक झगड़ा हो गया। क्या हो गया? अचानक झगड़ा हो गया। भाई कुछ लोग आए तैश में, उन्होंने मुझ पर हमला किया, तो मैंने आओ देखा ना ताओ अपने बचाव में एक कोई लाठी डंडा पड़ा था, मैंने उठा के मार दिया, मैंने उठा करके वो मार दिया, उससे वो आदमी मर गया। आदमी घायल हो गया, अस्पताल ले गए, मर गया। तो भैया मैं तो उम्र कैद का हकदार हो गया कि नहीं हो गया? उम्र कैद का हकदार हो गया। अब वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उम्र कैद दे दी। अब मामला गया प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब वो मामला गया तो राष्ट्रपति महोदय की समझ में ये आ गया कि यार ये 30-32 साल का, 35, अब 3-4 साल तो ट्रायल में लगे गए ना, 35 साल का आदमी है ये, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके परिवार में कोई कमाने खाने वाला भी नहीं है, और इसने जो अपराध किया है वो आवेश में आके किया, क्षणिक आवेश में आके किया है, ये आदतन अपराधी नहीं है, इसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, मरने वाला तो मर गया। लेकिन अगर इसे उम्र कैद दी जाती है तो इसे तो सज़ा मिल ही रही है, साथ ही साथ इसके बच्चों को भी सज़ा मिल रही है, तो चलो इसकी उम्र भी कम है, 20 साल की सज़ा दे दो। कितने साल की दे दो? 20 साल। या 20 साल की सज़ा हुई है तो इसे 15 या 16 साल की सज़ा दे दो। ये हो गई विशेष परिस्थिति,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मान लो कोई 18 साल का लड़का है या लड़की है, उससे कोई गुनाह हो गया, किसी भी तरह का कोई गुनाह हो गया, उसको सज़ा दी गई। या आप लोग क्रिकेट का शौक़ रखते हो? क्रिकेट का शौक़ रखते हो? क्रिकेट का है, क्रिकेट जानते हो? एक पाकिस्तानी गेंदबाज है मोहम्मद आमिर, जानते हो? मोहम्मद आमिर 3 साल बाद फिर से पाकिस्तानी टीम में वापस आ गया, जानते, सुना नाम मोहम्मद आमिर? नहीं जानते? अच्छा, तो आज से करीब 15 साल पहले इसका उभार हुआ था। 16-17 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और अपने समय के सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक था मोहम्मद आमिर। और एक खिलाड़ी और था, मैं उसका नाम भूल गया, एक था सलमान बट, मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ। ये 3 लोग थे, इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग क्या होती है जानते हो? स्पॉट फिक्सिंग क्या होती है? नहीं, एक तो होती है मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग ये होती है कि हाँ भाई हार जाएंगे, जीतने की फिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि जीतना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपके हाथ में हारना जरूर है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब परिणाम आपके हाथ में नहीं है पास होने का, लेकिन फेल होने का परिणाम आपके हाथ में। पढ़ो ही ना, कॉपी पे कुछ लिख के ना हो, कौन दे देगा नंबर? है भाई, आप कॉपी में कुछ लिख के नहीं आओगे, कोई भी नहीं देगा आपको नंबर, फेल हो जाओगे। तो देखो, जीवन में नाकामयाब होना आपके हाथ में है, कामयाब होना आपके हाथ में नहीं है, है ना? हाँ, तो उसी तरह से किसी भी गेम में हारना तो आपके हाथ में है, जीतना आपके हाथ में नहीं है। तो मैच फिक्सिंग में क्या होता है, मैं अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बता दूं आपको। एक बार एक लाइव मैच चल रहा था इंटरनेशनल, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 टीमों का, और मैं उस मैच को देख रहा था। तो एक टीम पूरी उसमें विनिंग कंडीशन में थी, अचानक वो टीम हार गई। और क्रिकेट में ही ना, उसके खिलाड़ी ऐसे आउट हो रहे थे, भाई हो क्या रहा है ये सन 2000-2002 के आसपास की बात है, भाई हो क्या रहा है ये। आज उस समय मैच फिक्सिंग बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं थी, मैं हो क्या रहा है। बाद में पता चला वो फिक्स हो गया था। एक टीम के खिलाड़ियों ने, 3 या 4 खिलाड़ियों ने मिलकर के पैसे ले लिए थे, और पैसे लेने के बाद दूसरी टीम को जिताने का वादा कर लिया, करोड़ों रुपए मिले उनको। उन्होंने ख़राब खेला, टीम हार गई। भाई 3 लोग, 11 में से 3 या 4 लोग खराब खेलते हैं, जानबूझ के टीम हार जाएगी, ऐसे हुआ। इसे कहते थे मैच फिक्सिंग। एक होता है स्पॉट फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग में क्या होता है, आप लोग जैसे कि अब सट्टे लगते हैं बेटा, हर बॉल पे सट्टे लगते हैं कि ये वाली बॉल वाइड होगी, इस ओवर में ये 2 वाइड फेंकेगा, इस ओवर में ये 2 वाइड फेंकेगा। रात मैच चल रहा था, तो सामने पता नहीं प्रभु देसाई कौन थे, सैम करन बॉलिंग कर रहा था। तो मैं ऐसे ही ब्रश करने गया, 11 बज चुके थे, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने इस ओवर में ये आउट हो जाएगा। सैम करन की रेपुटेशन और उस बल्लेबाज की रेपुटेशन देख के मैंने कहा ये आउट हो जाएगा। अभी दूसरी बॉल हुई, कमेंटेटर चीखा, मैं बाहर आया, वो वाकई में आउट हो गया। मैं हंसने लगा, मैंने वाह, मैं तो बड़ा अच्छा भविष्यवेत्ता हो सकता हूँ। तो हर मैच की हर गेंद पर सट्टा लगता है, खासकर क्रिकेट में, फुटबॉल में, कि एक ओवर है। अब देखो, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। हमारे देश का एक खिलाड़ी है, उभरता हुआ खिलाड़ी था, लेकिन फंस गया। 30-30 हज़ार की जीन्स खरीद रहा था। कितने हज़ार की? 30 हज़ार की 10-10 जीन्सें खरीद रहा था। वह पुलिस वालों को लगे पैसा कहाँ से आ रहा, पैसा कहाँ से, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। लंबी हो गई बात कथा, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, छोड़ो। तो हाँ भाई, इस ओवर में 2 वाइड आएंगी, किसी को पता आएंगी, किसी को नहीं पता, लेकिन उसने सट्टा लगा दिया कि 2 वाइड आएंगी। फजला 2 ही वाइड आ गई। इस अगली गेंद नो बॉल होगी, किसी को पता अगली गेंद नो बॉल होगी, लेकिन अगली गेंद नो बॉल हो गई। इस गेंद पे ही आउट होगा। अब इस गेंद पे, मतलब इस ओवर में ही आउट हो जाएगा, अब बल्लेबाज ने ऊट पटांग शॉट मार दिया, है ना। बॉल आ रही है, उसने एक्टिंग तो पूरी की ऐसे करके, लेकिन बल्ला थोड़ा इधर को बोल्ड हो गया, या ऐसे ऊट पटांग शॉट मारा, कैच हो गया, पैड आया कर दिया, LBW आउट हो गया। ये जबरदस्ती रन लेने भाग लिया, हो गया आउट। उसने तय कर रखा है कि इस मैच में, इस ओवर में, इस गेंद पे मैं ये करूँगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में एक बार एक स्पॉट फिक्सिंग हुई थी IPL के मैच में। कौन से मैच में? IPL के मैच में। तो उस खिलाड़ी ने ये संदेश देना था कि भाई अगली गेंद में नो बॉल डालूंगा। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने ये बताया था कि मैं तौलिया डालूंगा। तौलिया जो है नॉर्मल यहाँ डाल रहा है, तो कह रहा मैं तौलिया यहाँ पर डालूंगा, इस जगह पर पीछे तौलिया डालूंगा। यहाँ पर जब तौलिया डाल के मैं अगली गेंद फेंकूंगा, तो वो गेंद में नो बॉल फेंकूंगा। तो वो 1 फुट की दूर से नो बॉल फेंकी उसने। कितने फीट की दूर से? 1 फुट की दूर से। कितने फीट की दूर से? 1 फीट। जो लोग क्रिकेट जानते होंगे वो समझ रहे होंगे, पकड़ा गया वो। इसे कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग, समझ रहे ना। या ये तय कर देना कि मैं टॉस जीतूंगा तो बैटिंग लूंगा या बॉलिंग लूंगा। इसमें भी सट्टा लगता है कि टॉस जीतेगा तो बैटिंग लेगा या बॉलिंग लेगा। उसने कह दिया मैं टॉस जीतूंगा तो बॉलिंग लूंगा। ये होती है स्पॉट फिक्सिंग। में कहाँ आ गया? हाँ, तो खैर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी थे, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट। इन्होंने इंग्लैंड में काउंटी मैच में फिक्सिंग कर दी।
काउंटी मैच में पता नहीं इंटरनेशनल में, हाँ इंटरनेशनल मैच में इन्होंने फिक्सिंग की थी, और फिक्सिंग की थी 9 बॉल की, कि इस ओवर में ये जो है मोहम्मद आसिफ इतनी 9 बॉल फेंकेगा और मोहम्मद आमिर जो है वो इतनी 9 बॉल फेंकेगा। कैप्टन था उस टीम का सलमान बट, ठीक है ना, पकड़ में आ गई वो बात। जब पकड़ में बात आ गई, तीनों को पकड़ लिया, बाकायदा जेल भेजा गया इनको, इंग्लैंड में जेल भेजा गया। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कौन सा वाला, सलमान बट, इन्होंने जेल की सज़ा भी काटी, इन पर लाइफ टाइम बैन लग गया, लाइफ टाइम बैन लग गया। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो उम्र थी उस समय वो थी 19 साल। कितने साल? 19 साल। उस मोहम्मद आमिर के वकील ने आईसीसी को ये समझाने में कामयाब रहा, मोहम्मद आमिर का वकील, कि साहब इसकी जो बैकग्राउंड थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये लालच में आ गया। पैसे, किसके लालच में आ गया? पैसे के लालच में आ गया। ये नई उम्र का खिलाड़ी था, इसे पता नहीं था कि इसका भविष्य ऐसा करने से क्या होगा, है ना, अभी नाबालिग जैसा ही था। गलती उन सीनियर प्लेयर्स की है जिन्होंने इसको बरगलाया, इसलिए इसको कम से कम सज़ा दी जाए। तो उससे 5 साल का बैन लगा था। बाकियों पे लगा था पूरी उम्र का बैन, इस पे लगा था 5 साल का बैन, ठीक है ना साहब। तो कौन सी क्या परिस्थिति थी? विशेष परिस्थिति, खैर इसकी उम्र कम थी, समझ गए आप? ओके। या मान लीजिए भाई कोई किसी महिला पर हमला करने आया अचानक, वो अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दे, विशेष परिस्थिति। उसी तरह से मान लीजिए किसी महिला को फांसी की सज़ा दे दी गई है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। क्या हो गई? वो गर्भवती हो गई। या अपराध करने से पहले वो गर्भवती थी, या अपराध करने से पहले उसका महीने, 2 महीने या 6 महीने का बच्चा था, अब उसे फांसी की सज़ा हो रही है। तो कोर्ट उस कंडीशन में, कोर्ट नहीं, राष्ट्रपति उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करके उम्र कैद में या 20-15 साल की सज़ा में बदल सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसको हम कहते हैं विराम या रेस्पाइट। ठीक है बेटा, क्लियर है? पूछना है तो पूछना अभी। ओके। फिर आता प्रविलंबन या रिप्राइव। प्रविलंबन या रिप्राइव, इसका मतलब है प्राण दंड का स्थगन। अब तब से मुझे बताएगी कि राष्ट्रपति जो प्रविलंबन या रिप्राइव या प्राण दंड का स्थगन, राष्ट्रपति या राज्यपाल ये आदेश कब निकालते होंगे? जब किसी कोर्ट द्वारा उसे सजा सुनाई गई है, कोर्ट ने उसे बरी नहीं किया, पूरी तरह से सजा। देखिए, कोई भी विशेष वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा फांसी मत दो, प्राणदंड मत दो, लेकिन कोई भी विशेष परिस्थिति हो सकती है किसी भी विशेष परिस्थिति में कि भाई इसकी जो फांसी की सज़ा है कुछ समय के लिए टाल दो। उसमें एक परिस्थिति तो ये है कि राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास फांसी की सज़ा माफ़ करने की एप्लीकेशन आई। अब कल को फांसी होनी है, कल को फांसी होनी है, आज एप्लीकेशन आई, आज फाइल आई, तो राष्ट्रपति जो है सबसे पहला आदेश तो ये जारी करेंगे, ये करेंगे अगर उन्हें लगे कि मुझे इस फाइल पर विचार करना है कि भाई फ़िलहाल फांसी की सज़ा जो है वो टाल दो, जब तक हम इस पर कोई फैसला ना ले लें तब तक इस पर अमल टाल दो। तो अब वो कौन सा आदेश जारी करेंगे? प्रविलंबन या रिप्राइव। ठीक है। तो अब आपसे यही पूछ सकता है कि फांसी की सज़ा माफ़ी के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में? 72 में। और कितने प्रकार की हैं? देखो, नंबर 1 क्षमा, नंबर 2 लघुकरण, नंबर 3 परिहार, नंबर 4 विराम, बस 4 प्रकार की। ठीक है साहब, 4 प्रकार की शक्तियाँ। और इनका अर्थ क्या है इन शब्दों का, ये भी पूछेगा आपसे। अब राज्यपाल को भी ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन केवल अपने राज्य के भीतर, अपने राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाई गई जो सज़ा है उसके भीतर। इसके अलावा राज्यपाल जो हैं वो फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन राज्यपाल फांसी की सज़ा पर कौन सा आदेश? रिप्राइव या प्रविलंबन का आदेश दे सकते हैं, या फांसी की सज़ा को स्थगित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? फांसी की सज़ा, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, ठीक है साहब, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, और उसके बाद मुजरिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं, उसने सज़ा कबूल कर ली, सुप्रीम कोर्ट में अपील का समय निकल गया। ऐसा थोड़ी है कि हाई कोर्ट ने आज सज़ा सुनाई, कल को फांसी पर लटका दिया जाएगा। तभी तो हम कहते हैं हम भारत में रहते हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर। उसका भी एक तरीका होता है। हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है, उसके बाद साहब हाई कोर्ट ही डेथ वारंट जारी करेगा, एक ख़ास दिन तय करेगा कि उस दिन इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठीक है साहब। अब हाई कोर्ट ने डेथ वारंट भी जारी कर दिया, आरोपी गया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे तो फांसी दे दो। अब उसकी तरफ से उसका कोई वकील या कोई और संबंधी जैसे तैसे उसे मना करके, या तो उसका वकील या उसके साइन करा कर उसका कोई भी संबंधी आम आदमी प्रेसिडेंट के पास चला गया मर्सी पिटीशन लेकर के। मर्सी पिटीशन माने दया याचिका लेकर के। तो ऐसे में अब जब राष्ट्रपति के पास चला गया ना, तो ऐसे में अब राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि जब तक राष्ट्रपति उसकी सज़ा माफ़ी पर कोई डिसीजन ना ले लें, उसकी फांसी की सज़ा को वो सस्पेंड कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। समझ गए आप? राष्ट्रपति के पास जब मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, तो ऐसे में राज्यपाल
फांसी की सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति इस पर डिसीजन ना ले लें तब तक इस पर अमल ना किया जाए। अच्छा, क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल खुद फैसला लेते होंगे किसी की सज़ा माफ़ी पर? है ना, ऐसा नहीं है। सज़ा माफ़ी जो जाती है राष्ट्रपति के पास ही जाती है, राज्यपाल के पास जाती है। मान लीजिए इसे क्या पिटीशन माने याचिका, पिटीशन माने याचिका, और मर्सी माने दया, मर्सी माने दया, समझ गए आप? मर्सी माने दया। राष्ट्रपति के पास जब वो एप्लीकेशन गई, आपको पता है राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर काम करते हैं, राज्यपाल सरकार की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। अब जब वो पिटीशन गई तो होगा ये, राष्ट्रपति उस फाइल को होम मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे। किसके पास? गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे। उसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय जिसे कहते हैं ना, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, तीनों मिल करके फैसला लेंगे। इनकी जो एक राय होगी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, सज़ा माफ़ की जाए या ना की जाए। अब मान लीजिए इन तीनों मंत्रालय ने मिल करके राष्ट्रपति को सलाह दी कि सज़ा माफ़ ना की जाए, सज़ा माफ़ ना की जाए, ठीक है साहब। अब राष्ट्रपति के पास ये राइट है, वही आ गया कौन सा? पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास फाइल आ गई। अब राष्ट्रपति ने उस फाइल पर ये लिख के देना कि आपकी फांसी की सज़ा माफ़ नहीं की जाएगी, या आपकी जो मर्सी पिटीशन है या दया याचिका है वो खारिज की जाती है। जब तक राष्ट्रपति की तरफ से ये ना जाए कि आपकी मर्सी पिटीशन अब खारिज की जाती है, तब तक उसकी फांसी की सज़ा पर अमल नहीं होगा। और हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय, एक होती है ना नैतिकता, एक अंतरात्मा कुछ होती है कि यार मेरे साइन से किसी को मौत मिल रही है, होता है ना, तो नहीं करते। अगले कार्यकाल में जो कोई नए आएंगे वो इस पर डिसीजन लेंगे। तो पता चला साहब मर्सी पिटीशन आई, अव्वल तो मर्सी पिटीशन पे डिसीजन ही नहीं हुआ, या सरकार ने कहा भाई मर्सी पिटीशन खारिज करो, राष्ट्रपति महोदय ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर गए, फांसी की सज़ा सुना दी गई है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा सुना दी गई है, मर्सी पिटीशन पेंडिंग है या मर्सी पिटीशन पे कोई फैसला ही नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर फांसी की सज़ा सुनाने के बाद, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद भी लंबे समय तक उस सज़ा पर अमल नहीं हुआ है या उसे सज़ा नहीं दी गई है, फांसी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब आपने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर दिया। अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? जीवन और शरीर की स्वतंत्रता। अब उसे छोड़ दो, उसे आपने फांसी की सज़ा से भी ज़्यादा सज़ा दे दी। 15, 16 साल, 10 साल जो उसकी पिटीशन पेंडिंग रही, आपने उसे सज़ा दे दी। मानसिक जो यंत्रणा है ना उसने भोग ली, जो कि फांसी की सज़ा से भी बड़ी थी। लिहाजा इसकी फांसी की सज़ा माफ़ करो, इसे उम्र कैद में बदल दो, या 20 साल में बदल दो, या 10 साल में बदल दो, या रिहा कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि लंबे समय तक फांसी की सज़ा को टालना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो कि हमारा मूल अधिकार है, जीवन और शरीर की स्वतंत्रता में वो आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की है, जितनी मुझे जानकारी है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।